हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद री और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी लास्ट यानी कि 5th यूनिट को कंप्लीट। इससे पहले फर्स्ट टू फोर्थ हमने सारी यूनिट देख लिया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आज हम करेंगे 5th यूनिट को कंप्लीट। तो बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और स्टेट हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। इसके सिवा रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और सांप्रदायिकता के बारे में बात की गई है। ये ही 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान लेक्चर है, ध्यान से सुनते जाना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको कहीं ना कहीं सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ होती है जहाँ पे केस वगैरह लड़े जाते हैं, बेसिक। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। स्थान यानी कि कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं इसके संगठन की। संगठन का मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन है। तो इसके अंदर एक है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस और उसके सिवा 33 अन्य जजेस भी इसके अंदर हैं। तो अगर पूछे कितने जजेस हैं तो एक है चीफ जस्टिस, उसके साथ 33 अदर जजेस भी हैं। ठीक है, ये भारत का, ये जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ये भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली है जो संविधान की रक्षा करने वाला सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, ये संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की रक्षा करता है, संविधान पे आंच नहीं आने देता कोई भी। ठीक है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। इतना आप समझ गए। आगे है कार्यकाल, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है तो उसका काम, मतलब काम का काल कितना होता है। तो बेसिकली वो 65 साल की आयु तक काम कर सकता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र यानी कि रिजाइनेशन देके या फिर महाअभियोग प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। यानी कि या तो वो खुद हट सकता है त्याग पत्र देकर, या फिर अगर वो कोई भी गलत काम करेगा, कदाचार हो गए या फिर कुछ भी गलत करेगा तो उसे महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है। कोई भी आदमी चाहे किसी कंपनी में है चाहे कहीं भी है, कोई भी गलत काम वो करेगा तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये दोबारा सुन लो कि स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। नई दिल्ली में एक जज होता है चीफ जज और बाकी के 33 अन्य जजेस इसके अंदर होते हैं। और इसका कार्यकाल यानी कि ये जो जज होता है वो 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकता है। अब जज बनने के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता चाहिए? मान लो मुझे जज बनना है तो मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए वो इंसान, 65 वर्ष से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 65 पे तो रिटायरमेंट हो जाता है ना, तो 65 से कम उसकी एज होनी चाहिए। और उसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का 5 साल का उसे एज अ जज उसने काम करा हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में कार्य करा हो। और राष्ट्रपति की निगाह में वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी उसमें है तो उससे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं वेतन, भत्ते और सुविधा के बारे में, यानी कि क्या सैलरी, क्या अलाउंस और फैसिलिटीज़ उसे दी जाएंगी। तो बेसिकली जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी सैलरी होती है 2,80,000 हर महीने की। ठीक है, और जो 33 अन्य जज होते हैं उनकी होती है 2,50,000। ठीक है, क्लियर। उन्हें रहने के लिए आवास यानी कि घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, चिकित्सा की सुविधा दी जाती है, लाइक बीमार हो गए तो सरकार खर्चा उठाएगी, और पेंशन और अन्य भी सरकारी भत्ते उन्हें मिलते रहते हैं। अब ये शपथ किसके सामने लेंगे? राष्ट्रपति के सामने लेंगे। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जब अपना पद ग्रहण करता है तो उसे भी शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाई जाती है। अब इसकी कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रोसीजर, जो जज है वो किस तरह से कार्य करेगा। बेसिकली जब याचिका यानी कि रीट दायर होती है, जिन पर सुनवाई के लिए पीठों का गठन होता है, यानी कि जब कोई आदमी याचिका दर्ज करेगा या फिर केस है, कुछ भी है, तो उस पर सुनवाई करने के लिए पीठों का गठन होगा। पीठों का मतलब है बच्चों, जैसे मान लो कोई मामला है तो उसमें पीठ यानी कि बेंच बैठती है। लाइक कोई मामला छोटा है तो उस पर 8 जजेस की बेंच बैठ गई या फिर 9 जजेस की बेंच बैठ गई। कोई मामला बड़ा है तो उस पर 15 जजेस की बेंच बैठ गई। ठीक है, तो बेंच का यानी कि पीठ का यही मतलब होता है कि कितने जज उसे बैठ के देख रहे हैं मामले को। क्लियर। तो जब भी कोई केस आता है या फिर याचिका दर्ज होती है तो उस पर सुनवाई के लिए पीठ यानी कि बेंच का गठन होता है। और ये जो प्रक्रिया है यानी कि जो भी कार्रवाई होती है ये मौखिक या लिखित रूप में होती है और निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि मान लो 10 जज बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 10 में से 8 ने बोला कि इसे सजा दो और बाकी के 2 ने बोला कि सजा मत दो। ठीक है, तो जो ज़्यादा बोल देंगे उनकी बात को माना जाएगा। अगला है संविधान पीठ। 5 या अधिक न्यायाधीश संवैधानिक मामलों की सुनवाई करते हैं, यानी कि 5 या उससे ज़्यादा के जो जजेस हैं वो संवैधानिक मामलों को देखते हैं। अब आप कार्य कैसे करते हैं आप वो भी समझ गए होंगे।
अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, इसकी क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसकी शक्ति या फिर काम है संविधान की व्याख्या करना, यानी कि संविधान के किसी भी भाग की व्याख्या करना, कोई भी चीज़ है तो उसे क्लियर करना, या फिर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित होता है तो संविधान की व्याख्या करना। कोई भी अगर क्वेश्चन सामने आ रहा है जिसमें संविधान से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो उसे क्लियर ये लोग करते हैं। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या होता है, बेसिकली इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सरकार ने कोई भी डिसीजन दिया है या कोई भी नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है, कुछ भी उसने करा है, तो उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करती है कि ये जो कानून आया है या सरकार ने जो निर्णय दिया है या जो भी काम सरकार कर रही है वो संवैधानिक है या नहीं, ठीक है। कुल मिला के ये देखती है कि कोई भी सरकारी कार्य संविधान के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो संविधान के खिलाफ हो। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि जांच करना कि सरकार जो कर रही है वो संविधान के अंतर्गत है या नहीं। जैसे मान लो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं कि एक इंसान का अधिकार है कहीं भी आए कहीं भी जाए, और तुम ऐसा कोई कानून बना रहे हो कि एक आदमी घर के अंदर बंद रहेगा, तो न्यायिक पुनर्विलोकन होगा और वो कानून हटा दिया जाएगा। तो यही न्यायिक पुनर्विलोकन में यही आता है कि एक उच्चतम न्यायालय जो है वो इस चीज़ की जांच करेगी कि सरकार ऐसी कोई नीति न बनाए जो संविधान के खिलाफ हो। क्लियर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को सलाह। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि जब भी राष्ट्रपति को कोई लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है या फिर कोई कुछ भी उसे डाउट होता है तो राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय का जो जज है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे लेटर भेज सकता है और वो जो जज है वो उसे सलाह देगा, ठीक है। ये भी इसका काम है और शक्ति भी है, ठीक है। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि मान लो मैं हूँ, मेरा अधिकार है समानता का अधिकार, लेकिन मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो मेरी रक्षा करेगी। और केवल मौलिक अधिकार नहीं, अगर किसी भी इंसान का कोई भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हर केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। मान लो आपका अधिकार है कि आप शांति से जी सकते हो, लेकिन कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो इसके सिवा अगला अधिकार है रीट जारी करने का अधिकार या फिर शक्ति। तो कोर्ट जो है वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारी याचिका या फिर रीट जारी कर सकती है। अगला है स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, इसे बोलते हैं सुओ मोटो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पर खुद संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकती है। एक क्या होता है कि किसी आदमी को प्रॉब्लम है तो उसने केस कर दिया, लेकिन एक होता है कि केस किसी आदमी ने नहीं करा लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम है तो वो खुद संज्ञान लेगी और खुद मामले की जाँच करेगी। अगला है अपीलीय शक्ति। तो आपको मैं एक बड़ी बेसिक सी बात बताऊँ कि मान लो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला कोर्ट में केस करा, अब वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो जज ने निर्णय सुनाया है वो अच्छा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर करूँगी, उसके ऊपर यानी कि मैं हाई कोर्ट में करूँगी, और वहाँ पे भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट में करूँगी, ठीक है। तो इसके पास अपीलीय शक्ति भी होती है, अपील करने की। बेसिकली क्या है कि देश की समस्त उच्च न्यायालय यानी कि जितनी भी हाई कोर्ट है उन सबके निर्णय के खिलाफ अंतिम अपील यानी कि फाइनल जो अपील है वो उच्चतम न्यायालय में ही सुनी जाती है। यानी कि अगर हर जगह से मैं पिट के आ रही हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और रास्ता नहीं है, यही फाइनल है। क्लियर। अब है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार या अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र से मतलब है ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ये कौन कौन से मामले देख सकते हैं, मतलब क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार वाले मामले देखती है। ये वो मामले होते हैं जिनमें संघ या राज्य के बीच में कोई लड़ाई हुई है। संघ का मतलब है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन और राज्य के बीच में कोई विवाद हुआ है या राज्य का आपस में कोई विवाद हुआ है तो उच्चतम न्यायालय देखेगी, ठीक है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का पंजाब से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि जितनी भी भारत में कोर्ट हैं सारी कोर्ट से अपील जो है वो यहीं पे जाएगी, तो ये भी इसका क्षेत्र अधिकार है। अगला है सलाहकार क्षेत्र अधिकार। इसका मतलब है कि सलाह देना भी इसका काम है। राष्ट्रपति को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो ये ही राष्ट्रपति को सलाह देगा अगर राष्ट्रपति कोई क्वेश्चन पूछता है तो। क्लियर। नेक्स्ट है रीट अधिकार क्षेत्र, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी टाइप की रीट जारी कर सकता है। अब रीट आपकी 5 होती हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, ये सब, ठीक है। अगला है समीक्षा अधिकार क्षेत्र। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। मान लो कल शाम के टाइम सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी, तो आज दिन में बैठ के ऐसा हो सकता है कि वो न्यायिक समीक्षा करे, यानी कि वो सोचे कि मैंने ठीक किया या गलत किया, ठीक है।
तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय यानी कि जो निर्णय यानी कि जो जजमेंट उसने पहले दे दी उसकी समीक्षा कर सकता है, अर्थात अपने निर्णय पर दोबारा विचार कर सकता है और न्यायिक सुधार कर सकता है। यानी कि अगर उसे लग रहा है कि गलत कर दिया फांसी देके, तो वो सुधार कर देगा, वो उसे बंदे को छोड़ देगा। तो ये हमने सारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया कि कैसे नियुक्ति होगी, क्या योग्यता चाहिए और सारा मामला। इसमें एक और चीज़ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, उसे बोलते हैं पदच्युति, जिसका मतलब होता है डिसमिस करना, यानी कि किसी जज को निकालना। तो किसी जज को बेसिकली जब निकाला जाएगा जब वो कदाचार करता है, अपराध करता है या किसी और लाभ के कार्य में लगा हुआ है, यानी कि काम है उसका कोर्ट में प्रोसीडिंग वगैरह देखना, जजमेंट सुनाना, लेकिन वो किसी और फायदे के काम में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं दे रहा, तो महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि फाइनली उसे निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है डिसमिस कर देना, यानी कि निकाल देना। सुप्रीम कोर्ट सारा कंप्लीट। अब आ जाओ हाई कोर्ट पे कूदते हुए। इतना समझ में आया तो कमेंट करके बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगला है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन सोचो दिमाग में कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो हमने वहाँ ये पढ़ा कि एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर न्यायाधीश हैं, लेकिन आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक चीफ जस्टिस है और अन्य कितने न्यायाधीश हैं। यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीश की संख्या ज़रूरत के हिसाब से जो आपके राष्ट्रपति वगैरह हैं या जो राज्य सरकार है वो लोग डिसाइड करते हैं। यानी कि वहाँ पे तो फिक्स है कि वहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 33 अदर होंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है क्योंकि सदस्यों की संख्या जितनी मतलब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से जजेस यहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय बनाई जाएंगी, यानी कि हर राज्य के पास अपनी हाई कोर्ट होती है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो और न्यायाधीश हैं, ये जो अन्य न्यायाधीश हैं, एक तो आपका चीफ जस्टिस है, इसके सिवा ये जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाएगी। और यदि किसी एक राज्य के पास खुद की हाई कोर्ट नहीं है तो वो दूसरे राज्य से शेयर कर सकता है। मान लो ये है उत्तराखंड और ये है यूपी। ठीक है, यूपी के पास कोर्ट है लेकिन उत्तराखंड के पास नहीं है, तो उत्तराखंड के मामले जो हैं वो यूपी की कोर्ट में देखे जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक राज्य के पास खुद की हाई कोर्ट नहीं है तो वो दूसरे में अपने मामलों का निपटान कर सकता है। अब योग्यता, यानी कि अगर किसी बंदे को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में उस आदमी ने 10 साल तक वकालत करी हो। तो ऐसी अगर कंडीशन है, जब उसने वकालत करी है, भारत का नागरिक है, उसकी एज भी ठीक ठाक है, मानसिक रूप से ठीक है, तो उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगला है सेवानिवृत्ति की आयु। तो अगला है सेवानिवृत्ति की आयु, यानी कि जब उसे रिटायर कर जाएगा तो वो आयु कितनी होगी। तो जब वो 62 साल का हो जाएगा, 62 ईयर्स का हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसे रिटायर किया जा सकता है। अगली है नियुक्ति। तो उसे हायर कैसे किया जाएगा। वो बात तो ठीक है कि एज 62 से कम होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, वो सब आपकी बात ठीक है, वो योग्यता है। लेकिन अब पढ़ना है कि नियुक्त कैसे करा जाएगा। तो बेसिकली जो चीफ जस्टिस है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और जो अन्य जो जजेस हैं उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी से कर सकता है और जो अन्य जजेस हैं उन्हें राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर या फिर सलाह पर। अगला है पदच्युति। इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब होता है डिसमिस करना, डिसमिस यानी कि निकालना। तो 2/3 बहुमत के आधार पर संसद किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार का मतलब होता है मिसबिहेवियर, अयोग्यता आदि के आधार पर हटा सकती है। तो इसके लिए संसद में वोटिंग भी होती है कि किसी जज को निकालना है, तो ज़्यादातर लोग अगर एग्री कर दे रहे हैं, मान लो 100 में से 90 लोगों ने या 80 लोगों ने हाँ कर दी, तो भाई साहब उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, किन आधार पे, कदाचार यानी कि मिसबिहेव करा है या फिर वो अयोग्य है, तो ऐसी कंडीशन में उसे निकाल दिया जाएगा। अगला है वेतन भत्ते। तो भाई सैलरी अच्छी है, जो चीफ जस्टिस है उसकी है 2.5 लाख और जो दूसरे वाले यानी कि अन्य जज होते हैं उनकी है 2,25,000। अब है इसकी शक्ति, कार्य या फिर क्षेत्र अधिकार, यानी कि ये क्या क्या मामले देखता है, क्या क्या कार्य ये कर सकता है। तो पहला है मूल अधिकारिता। इसका मतलब है, देखो जब हमने सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता पढ़ी थी तो हमने वहाँ ये समझा था कि राज्य का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर संघ का और राज्य का, तो वो उन मामलों को देखता है। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है वो देखता है विवाह यानी कि शादी, वसीयत, विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स जैसे मामले। ठीक है, तो ये सारे मामले इसके अंदर आते हैं। तो उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई का अधिकार है, ये सारे मामले वो सुन सकता है और ये समस्त दीवानी यानी कि सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई भी कर सकता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि जितनी भी जिला न्यायालय हैं, सेशन कोर्ट हैं या फिर जितनी भी सबऑर्डिनेट
कोर्ट है यानी कि अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट से जितनी भी नीचे कोर्ट हैं सबकी अपील हाई कोर्ट में आएगी। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। अगला है न्यायिक समीक्षा, यानी कि समीक्षा कर सकता है कि राज्य सरकार ने जो भी कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ ना हो। ठीक है, संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है कि आदमी कहीं भी जा सकता है, तुमने कानून बना दिया कि आदमी घर में बंद रहेगा, तो तुम्हारा वो कानून रद्द कर दिया जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अगला है रीट जारी करने की शक्ति। देखो सुप्रीम कोर्ट के काम और इसके काम सेम ही है, बस थोड़े थोड़े फर्क हैं। ठीक है, तो ये भी रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भी, ये भी संविधान की व्याख्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। ये देख ही लिया हमने। अब है न्यायिक पुनर्विलोकन। भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाकई में यकीन मानो। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या होता है, न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका यानी कि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी और विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव जो है, उनके कामों की संवैधानिकता की समीक्षा करना और उनकी वैधता और अवैधता की जांच करना, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो बेसिकली कोई भी कानून बनाया जा रहा है या फिर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई भी पॉलिसी कोई भी योजना, तो चेक करना कि ये ठीक है या नहीं है, यानी कि लोगों के अधिकार तो ख़राब नहीं हो रहे इससे, तो इस चीज़ को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन को इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू, यानी कि देखना चेक करना। ठीक है, रिव्यू W है ये। ठीक है, रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बनाओ तो ये लपेट देना। ठीक है, तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो संविधान में है, और ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार देती है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी कानूनी सरकारी आदेश की वैधता की जांच करे। यानी कि कोई भी आदेश आ रहा है सरकार का या फिर कोई भी नीति पॉलिसी है, तो ये उस पॉलिसी की उस आदेश की जांच करें कि सरकार ने ठीक आदेश दिया है या फिर सरकार ने गलत आदेश दिया है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति इसलिए दी गई है ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। यानी कि संविधान ने अगर बोला स्वतंत्रता देने का तो देने का। ठीक है, कोई भी कटौती नहीं करनी है, संविधान सबसे बड़ा है, उसकी बात सबको माननी पड़ेगी, और नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा हो सके, इसलिए ये अधिकार दिया गया है। अब इस अधिकार की बुराइयां पढ़ते हैं कुछ। ये अधिकार तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ आलोचना यानी कि बुराइयां। पहली बुराई ये है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। आप खुद सोचो कि कोई भी कानून है, उस कानून की निगरानी न्यायपालिका करेगी, और ऐसा भी हो सकता है उसे वापस कर दे कि नहीं करते हम लागू। ठीक है, इस तरह से। तो कुछ आलोचक यानी कि जो बुराई करते हैं, तो उन आलोचकों का कहना है कि इसे न्यायिक सर्वोच्चता मानते हैं, मतलब कुछ आलोचक इसे न्यायिक सर्वोच्चता मानते हैं, जिससे संसद की शक्ति कम होती है। क्योंकि कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएगी संसद। अगर मान लो कानून बनाया है संसद ने और उसे न्यायपालिका समीक्षा करे या फिर उसका पूर्ण अवलोकन करे, और उसे पूर्ण अवलोकन में लगे कि ये कानून गलत है और वो उस कानून को रद्द कर दे, तो ऐसे में संसद की शक्ति कम हो जाएगी और जो ये है आपकी न्यायपालिका, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा है गैर निर्वाचित न्यायाधीश का हस्तक्षेप। अब आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको बड़ी बेसिक सी बात पता होगी कि संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, उन्हें जनता चुनती है, तो वो जब जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी नीति कोई भी कानून बनाते हैं, तो उन्हें ये बात पता होती है कि लोगों को क्या पसंद है, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से काम करना है जिससे देश का भला हो सके। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि न्यायाधीश जिसे जनता ने चुना ही नहीं है, वो आदमी संसद के निर्णय को पलट रहा है। संसद के लोगों को तो हमने चुना है, वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने जज को चुना ही नहीं है और वो हमारे लिए कानून बना रहा है या फिर वो किसी कानून को पलट रहा है, तो क्या लगता है आपको वो ठीक होगा? मतलब ठीक हो भी सकता है, लेकिन आलोचना में तो भाई बुराई लिखनी पड़ेगी। अगला है न्यायिक सक्रियता, यानी कि यदि न्यायालय अत्यधिक इंटरफेयर करेगी संसद के कामों में कानून वगैरह में, तो ये न्यायिक सक्रियता का रूप ले सकती है, जिससे न्यायपालिका की भूमिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी और फिर ये कानून बनाने में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अगला है न्यायाधीशों की व्यक्तिगत विचारधारा। तो न्यायाधीशों की व्यक्तिगत विचारधारा और व्याख्या भी न्यायिक पुनर्विलोकन के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। मान लो संसद ने धर्म से संबंधित कोई कानून बनाया, ठीक है, और कोई जज है वो दूसरे धर्म का है, तो उसकी जो व्यक्तिगत विचारधारा है वो ये बोलती है कि ये कानून गलत है, तो वो उस कानून को काट देगा, पलट देगा। तो यहाँ पे ये इसकी कुछ आलोचना दी गई है। अब आपके मेन टॉपिक हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्लीट है। अब क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद बच रही हैं। बहुत ध्यान से सुनो। क्षेत्रीयवाद का मतलब है जब एक आदमी अपने क्षेत्र को बड़ा मानता है और पूरे के पूरे देश उसे छोटा लगता है, यानी कि देश जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन एक आदमी अपने क्षेत्र को बड़ा मानता है और देश को कुछ भी नहीं मानता,
जब उसे क्षेत्र और देश में से कोई एक चुनना पड़े तो वो अपने क्षेत्र को चुनेगा। तो ये जो भावना होती है इसे क्षेत्रीयवाद बोला जाता है। तो ये एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति या फिर जो ग्रुप है, समुदाय है, वो अपने क्षेत्र, राज्य, भाषा, संस्कृति, पहचान जो भी है तो इसे सर्वोच्च मानते हैं और राष्ट्रीय एकता का गौण समझते हैं। गौण का मतलब है ना के बराबर। तो ये तब उभरता है जब लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्र की पहचान से ऊपर समझते हैं, जब उन्हें लगता है कि क्षेत्र सब कुछ है, राष्ट्र यानी कि जो देश है कुछ भी नहीं है ये। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्षेत्रीयवाद। ठीक है, एक बड़ी बेसिक बात और बता दूं, क्षेत्रीयवाद का मतलब है कि जब अपने क्षेत्र को बड़ा समझते हैं, देश को कुछ नहीं समझते। जातिवाद का मतलब है जब अपनी जाति को बड़ा समझते हैं, दूसरे की जाति को कुछ नहीं समझते। ठीक है, यही है। अब है क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारण। ये तो हमें पता चल गया क्षेत्रवाद होता क्या है, लेकिन ये होता किस तरीके से है। तो इसका पहला कारण है भौगोलिक कारण, यानी कि भूमि के आधार पर कारण। बेसिकली क्या होता है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना अलग अलग है। कहीं पे सूखा पड़ रहा है बिल्कुल, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पे खनिज लवण अच्छे हैं। आप खुद भारत में रहते हो, आपको पता होगी कि कुछ जगह ऐसी हैं, राजस्थान वगैरह, जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। कुछ जगह ऐसी है बाढ़ में डूब रहे हैं। तो मतलब भारत की जो भौगोलिक संरचना है ये हर जगह अलग अलग है, जिससे क्षेत्र की पहचान और अलगाव की भावना बढ़ती है। साथ ही कुछ राज्यों में सदैव अलगाववादी आंदोलन भी चलते रहते हैं। अब आप पूछोगे दीदी अलगाववादी क्या है, तो अलगाववादी का मतलब होता है अलग होना। तो बेसिकली पंजाब है, पंजाब में कुछ सिख समुदाय ऐसे हैं जो अलगाववाद की बात करते हैं, यानी कि अलग होने की बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं जी, हमें खालिस्तान बनाना है अलग करके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अलगाववाद की भावना। अलगाववाद की भावना आदमी के अंदर अगर आ जाएगी तो उसे ये लगेगा कि अपना अलग राज्य बना रहे हैं, अपना अलग देश बना रहे हैं, तो वो मतलब वही दंगे टाइप के काम करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अलगाववाद की भावना। तो जैसे द्रविड़स्थान आंदोलन, खालिस्तान की मांग, असम में मिजो और नागर आंदोलन, तो ये जो है ये क्षेत्रीयवाद के उदाहरण हैं। यानी कि ये लोग अपने क्षेत्र को सब कुछ मानते हैं और इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है कि देश के टुकड़े हो जाएंगे। इन्हें लगता है कि अपना खालिस्तान बनाना है, अपना ये बनाना है, अपना वो बनाना है। ये नहीं सोचते कि 28 राज्य पहले से ही हैं, देश को कितना बांटोगे, कितने टुकड़े करोगे। ठीक है, तो इसके सिवाय कुछ क्षेत्रों में खनिज लवण, जल, जंगल, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी भरमार रहती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ये नहीं होते, जिससे जिस क्षेत्र के पास कुछ भी नहीं है उसे लगता है कि उसके क्षेत्र का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में उसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी, यानी कि वो देश को कुछ भी नहीं समझेगा। वो सोचेगा मेरा मेरा क्षेत्र अच्छा है, मेरे क्षेत्र के साथ बुरा हो रहा है और ये देश बेकार है, राष्ट्र बेकार है, मैं राष्ट्र को कुछ नहीं मानता। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे 500 प्लस रजवाड़े का मतलब है रियासत थी, यानी कि उनमें राजा टाइप के लोग शासन करते थे। जूनागढ़, हैदराबाद वगैरह, कश्मीर में हरि सिंह थे। ठीक है, तो 500 प्लस जो रजवाड़े या भाई ये तो क्रॉस बन गया, ये बनाते हैं। हाँ, तो 500 प्लस जो रजवाड़े और रियासतें थीं तो उन्हें बाद में भारत में मिला लिया गया। और अगर उन्हें ना मिलाया होता ना तो आज आप 28 राज्य नहीं, आप 500 राज्यों के नाम याद कर रहे होते। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये भी एक कारण है क्षेत्रीयवाद का। इसमें क्या है कि राज्य पुनर्गठन के दौरान, यानी कि इन 500 को जब एक बनाने की कोशिश हो रही थी तो उस टाइम पे कई पुरानी रियासतों को राज्य में मिला लिया गया, क्योंकि भाई 500 से ज़्यादा रियासत थी। उनका क्या होता, हर रियासत के लिए अलग आदमी, अलग सरकार, अलग संविधान, इतनी चोचलेबाजियाँ होती। तो बेसिकली राज्य जो थे, सॉरी रियासत जो थी ने राज्य में मिला लिया गया था। इससे क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों में ये भावना जागी कि अगर हमारी रियासत होती, अगर हमारी रियासत को राज्य में ना मिलाया गया होता तो हमें रियासत का लाभ मिलता। यानी कि रियासत में तो राजा होते हैं, राजा टाइप के लोग होते हैं, वो लोगों पे दादागिरी दिखाते हैं, टैक्स वगैरह लेते हैं, मतलब इस तरह से पैसे वैसे लेते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र के साथ ऐसा ना हुआ होता तो आज हम भी ये होते वो होते। तो इस कारण वो देश को कुछ नहीं समझते और वो अपने ही क्षेत्र को सब कुछ समझते हैं। अगला है आर्थिक समानता, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, जबकि जो दूसरे राज्य हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना के बराबर है। तो ये जो है आर्थिक अंतर जो है, यानी कि उनका तो राज्य बढ़िया है, हमारा राज्य घटिया है। तो ये जो आर्थिक अंतर है इससे असंतोष और अलग पहचान की भावना जन्म लेती है। यानी कि उन्हें लगता है ये देश, ये राज्य जो अलग अलग हैं ये सब अलग है और हमारा क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्षेत्रीयवाद आता है। अगला है जाति। तो भारत में जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयवाद पनपता है। जैसे एक क्षेत्र है उसमें पंडित रह रहे हैं, एक क्षेत्र है उसमें सुनार रह रहे हैं, एक क्षेत्र है उसमें और किसी कास्ट के लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से भी क्षेत्रीयवाद की भावना आती है कि मेरा क्षेत्र पंडितों का है, यहाँ पंडित ही पंडित हैं, तुम्हारा क्षेत्र तो इसका है उसका है, इस तरह से। ठीक है,
अगला है सांस्कृतिक। तो भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अपनी भाषा और संस्कृति की अस्मिता, अस्मिता का मतलब है एक मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अलग अलग राज्य की स्थापना की मांग ये लोग करते हैं। यानी कि इन्हें लगता है कि अगर मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ के लोग बोलते हैं असमी भाषा, तो ये बोलेंगे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो या फिर हमारे लिए एक अलग क्षेत्र बना दो जहाँ पे केवल असमी वाले लोग रहें। तो इससे भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला, यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना और राष्ट्र को कुछ ना समझना। एक है भाषा। तो भाषा ये तो भाई ट्रेंडिंग है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो दक्षिण इंडिया वाले लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन तमिलनाडु वगैरह या इसके सिवा कुछ ऐसे राज्य हैं वहाँ पे हिंदी विरोधी आंदोलन चलते हैं, ठीक है। यानी कि वो हिंदी का विरोध करते हैं। उन्होंने इवन अपने यहाँ के नोट पे भी जैसे 1 रुपया हिंदी में लिखा होता है तो वो साइन हटा के उन्होंने तमिल जो भी उनकी वहाँ की लैंग्वेज है उसमें रुपया लिखा, ठीक है। तो कुल मिला के वो लोग जो हिंदी भाषा है उस भाषा का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भाषा अच्छी है और हिंदी विंदी सारी बाहर की भाषाएं बुरी भाषाएं। इवन उन लोगों को इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश को वो अपनी भाषा समझते हैं और हिंदी को कचरा समझते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और ये वास्तव में है, पिछले ही कुछ महीनों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स थे, यानी कि लोकल लोग और कुछ पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व थे। जहाँ से आपने देखा होगा कि ट्रेन का जहाँ पे सिस्टम होता है, जहाँ पे मेट्रो नहीं, जहाँ पे मतलब लोकल स्टेशन होते हैं ट्रेन वाले, तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहता है प्लेस का नाम, उर्दू में लिखा रहता है, हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, या फिर जो वहाँ की लैंग्वेज है उसमें होता है। तो इन लोगों ने हिंदी की लैंग्वेज को ही पेंट कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ था। तो क्या है भाषा? तो भाषा का विशाल आकार होने के कारण यहाँ पर भाषा विविधता बहुत अधिक है, यानी कि भाषा अलग अलग है। भारतीय राजनीति में भाषा जो है उसने राजनीतिक हथियार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो राजनेता हैं वो भाषा को एक हथियार के रूप में यूज़ करते हैं। भाषा के आधार पर दक्षिण और नॉर्थ इंडिया, यानी कि हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया, पंजाब, ये सारा उत्तर भारत है, और जबकि तमिलनाडु और केरल वगैरह ये साउथ इंडिया है, यानी कि दक्षिण भारत। तो भाषा के आधार पर नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं। जैसे कि वो लोग तमिलनाडु में हिंदी का विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे भी वही क्षेत्रवादी वाली भावना आ रही है कि हमारा क्षेत्र बड़ा है, हिंदी बेकार है और ये लोग बेकार हैं। अगला है राजनीतिक कारण। तो बहुत सारे राजनेता भी ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक क्षेत्र के आदमी को दूसरे क्षेत्र के आदमी से भड़काते हैं। तो ये हैं इसके कारण। अब ये बताओ कि इसके कितने दुष्परिणाम हैं। कारण तो हमें पता चल गया है कि किस कारण से क्षेत्रवाद फैल रहा है। अब इसके दुष्परिणाम बताओ, यानी कि क्या बेकार हो रहा है इसकी वजह से। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या भारत के एकीकरण में ये क्षेत्रीयवाद बाधा है? तो बिल्कुल बाधा है। जब आदमी अपने क्षेत्र को सब कुछ समझेगा, देश को कुछ भी नहीं समझेगा, देश के टुकड़े टुकड़े होने पॉसिबल हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये देश के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। तो अब इसके दुष्परिणाम पढ़ते हैं। पहला है विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तनाव और संघर्ष। क्योंकि जब एक क्षेत्र खुद को बड़ा समझता है, ना तो देश को कुछ समझता है और ना किसी दूसरे क्षेत्र को कुछ समझता है, तो ऐसे में सीधी सी बात है कि भेदभाव की भावना आएगी, वहाँ पे तनाव, लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा है राष्ट्रीय एकता को खतरा। एकता का मतलब है कि देश एकजुट होकर रहे। लेकिन जब कोई बोलेगा कि हमें खालिस्तान चाहिए, हमें गजवाए हिंद चाहिए, या फिर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ऐसी ऐसी जो कंडीशन होती हैं, तो उनमें क्या है कि देश की एकता को खतरा होता है। यानी कि उस कंडीशन में ये जो हमारा पूरा का पूरा देश होता है, इसके टुकड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि 28 राज्य पहले से हैं, तुम्हें ये दे दो, तुम्हें वो दे दो, तो टुकड़े टुकड़े ना होंगे इसके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय एकता को इससे खतरा है। अगला है सामाजिक तनाव। यानी कि समाज में विभाजन की भावना बढ़ती है और तनाव होता है। यानी कि अगर हमें लगता है कि कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कल को अगर सरकार ने काट के दे दिए, तो मतलब कहीं ना कहीं टेंशन तो है ना कि ऐसा सच में ना हो जाए। क्योंकि असम भी काट के बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड भी काट के बनाया था। तो इस हिसाब से खालिस्तान की मांग को भी माना जा सकता है, गजवाए हिंद को भी माना जा सकता है, हिंदू राष्ट्र को भी माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भय रहता है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो हमारा क्या होगा। अगला दुष्परिणाम है विकास में बाधा। बेसिकली जहाँ पे अपने क्षेत्र को सब कुछ समझते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते, वहाँ लड़ाई दंगे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और आंदोलन होते हैं, हिंसा होती है। तो इनसे जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि निवेशक होते हैं, उन्हें डर लगता है।
निवेशक वो पर्सन है जो कहीं पे इन्वेस्ट करता है। मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ बाहर की, मैं इंडिया में आई और इंडिया के किसी जगह पे मैं फैक्ट्री लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ के लोग लड़ाऊ गथाऊ टाइप के हैं, मारपीट ऐसा चलता रहता है, तो मैं वहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगाने वाली। तो बेसिकली आंदोलन और हिंसा की वजह से निवेशकों यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनको डर लगता है, जिससे वो वहाँ पे औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल कार्य नहीं करते और उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री आती है, जहाँ पे कंपनी आती है, वहाँ पे खुद विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अगला है अलगाववाद को बढ़ावा, यानी कि जब क्षेत्रीय मांग नहीं मानी जाती तो कुछ जो समूह होते हैं यानी कि जो ग्रुप होते हैं वो अलग देश की मांग करते हैं कि हमें अलग देश दे दो, हमें अलग राज्य दे दो। तो इससे अलगाववाद की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ये जो क्षेत्रवाद है इसके दुष्परिणाम देख लिए, कारण देख लिए, अब इसे रोके कैसे हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शिक्षा और राष्ट्रवादी चेतना लोगों के अंदर भरनी है। यानी कि हमें उन्हें यह बताना है कि सबसे पहले देश है, सारी चीज़ें बाद में है, चाहे क्षेत्र हो चाहे भाषा हो कुछ भी हो सब बाद में है। सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र यानी कि देश, ठीक है। उनके अंदर शिक्षा यानी कि शिक्षा के माध्यम से उन्हें ये चीज़ समझानी है कि राष्ट्रीय एकता सब कुछ है। स्कूलों में प्रोग्राम चला के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये बात डालनी है कि देश सब कुछ है। अगला है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो सभी राज्य जितने भी राज्य हैं सब में अगर बराबर, संतुलित का मतलब है बराबर विकास करेंगे, सबको बराबर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देंगे और अवसर देंगे तो वहाँ पे संतुलित विकास होगा। और अगर संतुलित विकास होगा तो क्षेत्रीयवाद नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीयवाद इन कारणों से भी होता है कि एक क्षेत्र को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, दूसरे क्षेत्र के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा, तो इसलिए भी वो दूसरे क्षेत्र को गलत समझते हैं, देश को गलत समझते हैं। तो जब सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको बराबरी मिलेगी, तो उनके अंदर से ये वाली भावना चली जाएगी। अगला है कानूनी कार्रवाई, यानी कि अगर ऐसा कोई आदमी है जो हिंसा फैला रहा है या क्षेत्रीय भेदभाव कर रहा है, तेरा क्षेत्र अच्छा मेरा क्षेत्र बुरा, तो भैया उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब भड़काते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगला है राजनीतिक दल, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना जो क्षेत्रीय नफरत की राजनीति चलाती है, इन्हें रोकना चाहिए और इन्हें देश के काम में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम भैया पॉलिटिकल पार्टी हो तो देश के अच्छे के लिए काम करो कि ताकि देश का भला हो, तुम क्या चुगलियाँ लगाने में लगे हुए हो। तो इन्हें राजनीतिक जो इनकी नफरत है, क्षेत्रीय जो इनकी नफरत है उससे हटाते हुए इन्हें किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। अगला है संवाद और समावेशन, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार को बातचीत करते रहना चाहिए। अगर केंद्र सरकार राज्य को कुछ भी नहीं समझेगी तो राज्य को भी ऐसा लगेगा कि मैं अपने में से और 4 राज्य बना लूँ, ठीक है। तो ये थे मेन पॉइंट। अब जो आपके 2 टॉपिक हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता, इनके ऊपर वीडियो बनी हुई है 8 मिनट की 5 मिनट की, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख लेना। मैं अभी की अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों की, आराम से देखना, आराम से समझना, टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे डीएम कर सकते हो पेड नोट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि काम की चीज़ तो यहाँ मिलती रहेंगी। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।